हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल द जोरावर क्लासेस। मैं कपिल शांडिल्य एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं हमारी नई क्लास में, ईवीएस की क्लास में। आप सभी जानते हैं कि हम ईवीएस की क्लास रेगुलर पढ़ रहे हैं। ठीक है, इसके अलावा अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि रेगुलर अपडेट आपको जो है वो मिलती रहे। ठीक है, वो रेगुलर अपडेट जो है आपकी स्टडी रिलेटेड और बाकी इन्फॉर्मेशन रिलेटेड सारी, अगर आप नए आए हैं और सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, हमारी फैमिली से जुड़े, एजुकेशन फैमिली से। हमारा जो टॉपिक है, द लास्ट वीडियो दैट वाज अपलोडेड बाय मी वाज प्राइमरी इंस्टीट्यूशन ऑफ डेमोक्रेसी और लोकतंत्र के प्राथमिक संस्थान, उससे रिलेटेड हमने कुछ क्वेश्चन डिस्कस किए थे और कोशिश ये भी की थी कि कुछ थ्योरी पार्ट जो है मैक्सिमम को कवर करने की हमने कोशिश की थी। तो आई होप कि आपने उसको किया है, अगर नहीं किया है तो ज़रूर कीजिए क्योंकि बहुत ही कंप्रिहेंसिव तरीके से उसको बनाया गया था और आपको जो है बहुत अच्छा हेल्पफुल होगा। आपको केवीएस की तैयारी कर रहे हैं या कोई और तैयारी कर रहे हैं, वो बहुत ही बेसिक जो है कंसेप्ट के साथ हम उसको तैयार कर रहे थे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम बढ़ते हैं जल्दी से। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु एक्सरसाइज द ऑल गवर्नमेंटल पावर्स। ठीक है, सभी सरकारी शक्तियों का प्रयोग कौन करता है? देखिए, प्रेसिडेंट करता है या प्राइम मिनिस्टर करता है या चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट करता है या चीफ इलेक्शन कमीशन करता है। फिर से मैं पढ़ता हूँ कि हु एक्सरसाइजेज द गवर्नमेंट पावर्स। ठीक है, यहाँ पे हमें दो चीजें समझनी है कि हेड ऑफ द गवर्नमेंट जो है वो प्राइम मिनिस्टर है। आपसे क्वेश्चन पूछता है हु इज हेड ऑफ गवर्नमेंट इन इंडिया, देन हेड ऑफ गवर्नमेंट एट सेंट्रल लेवल इन इंडिया इज प्राइम मिनिस्टर। और अगर आपसे पूछता है हु इज हेड ऑफ स्टेट, नॉमिनल हेड, भले ही नाम मात्र का हेड हो, या सेरेमोनियल हेड ऑफ द स्टेट पूछे आपसे, तो औपचारिक रूप से जो भारत का जो प्रमुख है, राज्य का प्रमुख है, वो राष्ट्रपति है। ठीक है, तो ये दो क्वेश्चन बन जाते हैं। तो अब यहाँ देखिए इसने क्या पूछा है, हु एक्सरसाइजेज ऑल गवर्नमेंट पावर, क्योंकि गवर्नमेंट का हेड कौन है, वो प्राइम मिनिस्टर है। ठीक है, इसलिए इसका सही आंसर होगा द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया इज कंसिडर्ड एज द हेड ऑफ द गवर्नमेंट एंड ही एक्सरसाइजेज ऑल द गवर्नमेंट पावर। वही सभी सरकारी शक्ति को प्रयोग करता है। ठीक है, राष्ट्रपति के बारे में अगर देखें तो सही आंसर तो हमारा ये हो ही गया है। राष्ट्रपति के बारे में देखें तो वो हेड ऑफ द स्टेट है। ठीक है, हेड ऑफ द स्टेट उसको कहा जाता है और उसको नॉमिनल हेड ऑफ द स्टेट भी कहा जाता है, नॉमिनल हेड ऑफ द स्टेट, या उनको एक और नाम दिया जाता है रबर स्टैंप। ठीक है, वो तो बस रबर स्टैंप है, कभी कभी ये भी कह दिया जाता है। ठीक है, इसके साथ साथ औपचारिक सारे भी डिसीजन जो गवर्नमेंट की पॉलिसीज रिलेटेड जो डिसीजन लिए जाते हैं, जितने भी डिसीजन लिए जाते हैं वो लेते तो प्रधानमंत्री और उसकी काउंसिल है, लेकिन डिसीजन आर टेकन ऑन द नेम ऑफ राष्ट्रपति। जो प्रेसिडेंट है उसी के नाम पर जो है डिसीजंस वगैरह सारे लिए जाते हैं। सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के ये गवर्नमेंट की सारी पावर्स नहीं करता। ठीक है, सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश, मुख्य न्यायाधीश जो होता है उससे रिलेटेड ये क्वेश्चन बनता ही नहीं है। मुख्य चुनाव आयोग से रिलेटेड भी ये क्वेश्चन नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। द सेकंड बैकवर्ड क्लास कमीशन वाज अपॉइंटेड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इन विच ईयर। ठीक है, ये एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन है बिल्कुल, और इसमें ये जो है स्टार्टिंग के आपके टॉपिक में ये बहुत दिया हुआ था। द सेकंड बैकवर्ड क्लास कमीशन वाज अपॉइंटेड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इन विच ईयर। तो देखिए, सेकंड बैकवर्ड क्लास कमीशन जिसकी वजह से अदर बैकवर्ड, जो अन्य पिछड़े हुए जो सेक्शन है, जो सोसाइटी के सेक्शन है, कुछ कास्ट है, उनको जो है पिछड़ा होने की वजह से जो अदर पिछड़े हुए एरिया के लोग हैं उनके लिए एक जो है कमीशन बैठाया गया था 1979 में। ठीक है, और वो हेड किया गया था मिस्टर मंडल के द्वारा। ठीक है, फुल नेम मुझे एग्जैक्ट नहीं पता है, लेकिन मिस्टर मंडल वाज द हेड, इसलिए इसको मंडल कमीशन कहते थे। ठीक है, तो मंडल कमीशन जो है उसने जो है रिकमेंड किया था कि कुछ कास्ट एससी और एसटी के अलावा भी ऐसी है दैट इज वेरी मच बैकवर्ड इन टर्म ऑफ एजुकेशन। ठीक है, या एजुकेशन या इकोनॉमिक या पॉलिटिकल रूप से। ठीक है, तो इकोनॉमिक रूप से, पॉलिटिकल रूप से और इसका जो है सामाजिक रूप से, ये तीन क्राइटेरिया हम देखते हैं। सोशल रूप से ये तीनों जो है हमारी संविधान के प्रियम्बल में भी दिए हुए हैं। इकोनॉमिक, पॉलिटिकल और सोशल जस्टिस प्रोवाइड करना है हमको। तो इन क्राइटेरिया के आधार पर उन्होंने कहा कि कुछ कास्ट जो है, देर आर सम सेक्शन ऑफ द सोसाइटी दैट आर लैगिंग बिहाइंड। ठीक है, सो वी हैव मेड ए कैटेगरी दैट इज एससी एंड अदर इज एसटी। ठीक है, तो अदर कैटेगरी इज आल्सो रिक्वायर्ड दैट इज अदर बैकवर्ड क्लास। ठीक है, तो इनकी रिपोर्ट जो है काफी समय तक जो है वो
जो है गवर्नमेंट के आगे घूमती रही, लेकिन उसको बाद में जो है जब 1990 में वीपी सिंह की सरकार थी, उन्होंने इसको इम्प्लीमेंट किया, ठीक है, और मंडल कमीशन की सिफारिशों के हिसाब से ओबीसी जो है उसको कैटेगरी को बनाया गया था, ठीक है। तो इसका सही आंसर कौन सा हो गया, 1979, ठीक है। ये एग्जाम्पल जो दिया गया है वो गवर्नमेंट का काम करने का तरीका है, कैसे ये बना, आयोग कैसे बना, कैसे गवर्नमेंट ने डिसीजन लिया, कैसे इसको इम्प्लीमेंट किया, इसके भी अलग अलग इंस्टीट्यूशन ने, ये समझाने की कोशिश की गई थी। तो इसको ज़्यादा डिटेल में पढ़ने की जरूरत नहीं है। उसके बाद है विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द प्रेसिडेंट इज रॉन्ग। कौन सी वो स्टेटमेंट है जो कि प्रेसिडेंट के बारे में रॉन्ग है, कौन सा कथन गलत है। तो मतलब 3 कथन सही होंगे और 1 गलत होगा। सबसे पहले तो हम क्वेश्चन को समझे अच्छे से, ठीक है। 3 कथन जो है वो सही होंगे, केवल 1 ही कथन जो है वो गलत होगा। ही इज द हेड ऑफ द स्टेट, वह राज्य का प्रमुख है, ये तो बिल्कुल बिल्कुल ही सही है, ठीक है, क्यों राज्य प्रमुख है। गवर्नमेंट का प्रमुख पूछे तो प्राइम मिनिस्टर हो जाता है। ही इज द हाईएस्ट फॉर्मल अथॉरिटी ऑफ इन द कंट्री, बिल्कुल देश का सर्वोच्च औपचारिक जो है अथॉरिटी है ये, ठीक है, पद है, ठीक है, औपचारिक रूप से जो है, हालांकि नॉमिनल पद है, औपचारिक रूप से सबसे बड़ा पद यही है। ही एक्सरसाइजेज ओनली नॉमिनल पावर, ये भी बिल्कुल सही है, वह केवल नाम मात्र की शक्तियों का प्रयोग करता है। इन द नेम ऑफ प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर जो है एक्सरसाइज करता है मैक्सिमम पावर्स को, ठीक है, ये हम पहले क्वेश्चन में भी कर चुके हैं। तो 3 ही ऑप्शन ठीक हो गए, तो हमारा डायरेक्ट आंसर भी आ रहा है, लेकिन फिर भी इसको कंफर्म करने के लिए हम जरूर पढ़ेंगे। ही इज इलेक्टेड डायरेक्टली बाय द पीपल, ये बिल्कुल सरासर गलत है। भारत में पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी है, ठीक है, पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी के अंदर ऐसा नहीं होता है। पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी के अंदर जो है, जो प्रेसिडेंट है वो भारत में खासतौर से अगर देखें तो ही इज अपॉइंटेड बाय इलेक्टेड पीपल, इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव जो है उनके द्वारा जो है उनको इलेक्ट किया जाता है, ना कि डायरेक्ट जो है गवर्नमेंट रिप्रेजेंटेटिव्स, ठीक है, जो चुने गए प्रतिनिधि हैं उनके द्वारा चुना जाता है। और प्रेसिडेंट के इलेक्शन में कौन कौन पार्टिसिपेट करता है, क्या आप जवाब दे सकते हैं। तो प्रेसिडेंट के इलेक्शन में पार्टिसिपेट करने कौन कौन वोट करता है, देखिए, एक तो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, इसके अंदर लोकसभा और राज्यसभा दोनों के मेंबर जो है वो पार्टिसिपेट करते हैं। इसके बाद मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल, यानी कि राज्य विधानसभाओं के जो विधायक होते हैं ना, सदस्य होते हैं, एमएलए होते हैं, तो सभी राज्य विधानसभाओं के एमएलए जो हैं वो पार्टिसिपेट करते हैं। तो इसमें वोटिंग देखी किसने की, एमपीज ने की और एमएलएज ने की, ठीक है। तो इस तरीके से डायरेक्टली तो इनको सेलेक्ट नहीं किया जाता, इलेक्ट नहीं किया जाता, तो ये वाला गलत हो गया और हमसे गलत ही पूछा गया था, ठीक है। तो हमारा सही आंसर ये हो गया, ठीक है। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाँ, this is also a basic question, very factual question that has been taken from the NCERT book. The strength of council of minister ranges from, ठीक है, फिर से मैं आपको रिमाइंड करवा दूं कि हम क्या पढ़ रहे हैं, प्राइमरी इंस्टीट्यूशन ऑफ डेमोक्रेसी, ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक जो कि बहुत कंप्रिहेंसिव है और इससे बहुत कंप्रिहेंसिव क्वेश्चन डिजाइन किए जा सकते हैं, ठीक है। तो इसमें क्या रहा है कि स्ट्रेंथ ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जो है वो कितने से कितने के बीच में रेंज करती है नॉर्मली। तो प्रधानमंत्री होता है, ठीक है, जिसकी अपॉइंटमेंट कौन करता है, राष्ट्रपति, ठीक है, वो अपनी इच्छा से नहीं करता। एक क्वेश्चन और है सही कि क्या प्रेसिडेंट जिस बंदे को लाइक करता है उसी को अपॉइंट कर सकता है क्या, नहीं, ठीक है, वो लीडर को चुनेगा मेजॉरिटी पार्टी के, ठीक है, मेजॉरिटी पार्टी के लीडर को चुना जाएगा, ठीक है, और उस लीडर को मेजॉरिटी पार्टी के जो एमपीज होते हैं वो चुनते हैं और फिर उसको जो है प्रेसिडेंट जो है पीएम की पोस्ट के लिए अपॉइंट करता है। लेकिन पीएम की जो काउंसिल बनती है, यानी कि मंत्री परिषद बनती है, ठीक है, मंत्री परिषद का जो अपॉइंटमेंट की जाती है वो की तो जाती है प्रेसिडेंट के द्वारा ही, लेकिन ऑन द एडवाइस ऑफ पीएम, पीएम एडवाइस करेगा, नेम सजेस्ट देगा और प्रेसिडेंट उनको अपॉइंट करेगा, और पीएम जब चाहे उनको हटवा भी सकता है, ठीक है, प्रेसिडेंट खुद अपॉइंट नहीं करता। तो इसकी रेंज कितनी होती है जो मंत्री परिषद बनती है प्रधानमंत्री की, दिस रेंज इज फ्रॉम 60 to 80, ठीक है, 60 से 80 के बीच में ये रेंज बनती है एज पर एनसीईआरटी, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। Once the Lok Sabha passes the budget of the government or any other money related law, the Rajya Sabha cannot reject it, ठीक है, बिल्कुल यहाँ तक तो बात ठीक कह रहा है कि अगर एक बार लोकसभा सरकार या सरकार किसी धन विधेयक को या अन्य धन संबंधी कानून को पारित कर दे तो राज्यसभा इसे अस्वीकार नहीं कर सकती है। बिल्कुल, देखिए, जब भी कोई बजट होता है या धन विधेयक होता है तो वो लोकसभा में पास होना बहुत जरूरी होता है, ठीक है। लोकसभा में पास नहीं होता या ये बिल फेल हो जाता है तो इसका मतलब माना जाता है कि लोकसभा के अंदर जो है गवर्नमेंट जो है वो मेजॉरिटी खो चुकी है, क्योंकि
50+ वोट नहीं मिले, यानी कि 50% उसके पास मेजोरिटी नहीं है, यानी कि अब अगर ये पास नहीं हुआ तो पूरी गवर्नमेंट को रिजाइन करना पड़ेगा। ठीक है, गवर्नमेंट रिजाइन करेगी और जो है सरकार चली जाएगी। तो लोकसभा में अगर मनी बिल पास हो गया है तब मतलब सरकार जो है वो मेजॉरिटी में है। लेकिन राज्यसभा के पास ये कम राइट है कि राज्यसभा इस बिल को पास नहीं करती है, अगर ठीक है स्वीकार नहीं करती है तो कोई बात नहीं, ये जो है राज्यसभा के पास कोई अधिकार नहीं है कि वो उसको जो है रिजेक्ट कर दे। राज्यसभा को उसको कितने दिन के बाद जो है, कितने दिन तक वो विलंबित रख सकती है, उससे ज़्यादा नहीं रख सकती। तो वो सही आंसर होगा 14 डेज। ठीक है, 14 डेज में राज्यसभा इसे स्वीकार करे ना करे, ठीक है, इट हैज़ टू गिव इट बैक टू लोकसभा। ठीक है, हाँ राज्यसभा एडवाइज कर सकती है, ठीक है, उस पर संशोधन के एडवाइस दे सकती है, लेकिन दिस एडवाइस इज नॉट बाउंडिंग ऑन लोकसभा। ठीक है, लोकसभा पर नॉट बाउंडिंग होएगी। ठीक है, तो ये देखेंगे तो यहाँ पर मनी के मैटर में राज्यसभा वीक है इन कंपैरिजन टू लोकसभा। इस क्वेश्चन को समझने का मेन मकसद ये भी है। ठीक है, तो 14 डेज, विद इन 14 डेज जो इट हैज़ टू गिव इट बैक टू लोकसभा। ठीक है, इसमें अमेंडमेंट सजेस्ट कर सकती है लेकिन कोई बाउंडेशन नहीं होगी लोकसभा के ऊपर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, I think this question is repeated again. When was the second backward commission was appointed? चलिए फिर से मैं आपको बता देता हूँ कि 1979 में एक अन्य ओबीसी नाम से जो है बैकवर्ड कमीशन जो है बैठाया गया था। हालांकि ओबीसी ये जो है ना अदर बैकवर्ड कैटेगरी बाद में बनी है। ओबीसी के लिए अदर बैकवर्ड क्लासेस जो एससी और एसटी के अलावा जो बैकवर्ड सेक्शन ऑफ द सोसाइटी है, ठीक है, और कौन से एरिया में जो है वो पॉलिटिकल के एरिया में, ठीक है, और सोशली और इकोनॉमिकल, ठीक है, ये सारी चीज़ें जो है देखनी होती है। तो इस तरीके से अगर कोई बैकवर्ड क्लास दिखती है तो उसको भी रिप्रेजेंटेशन देने की कोशिश की जाती है। तो 1979 में मिस्टर मंडल की अध्यक्षता में एक कमीशन बैठाया गया था, जिसकी इस सिफारिशों को 1990 में जो है वीपी सिंह की सरकार ने माना था। ठीक है, वीपी सिंह प्रधानमंत्री थे। ठीक है, तो ये कमीशन के बारे में क्वेश्चन है, कोई बात नहीं, रिपीट हो गया, फिर से हम इसको रिवाइज कर रहे हैं। देखिए, व्हाट डू द सिविल सर्वेंट्स डू। ठीक है, ये एग्जीक्यूटिव जो इंस्टीट्यूशन है, ठीक है, एग्जीक्यूटिव इंस्टीट्यूशन है, वहां से क्वेश्चन है। वेरियस इंस्टीट्यूशन ऑफ द डेमोक्रेसी जो हमारा टॉपिक है, उसी से ये क्वेश्चन लिए गए हैं। तो कुछ क्वेश्चन हम डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, सिविल सेवक क्या करते हैं ये पूछा है हमसे। ठीक है, तो एग्जीक्यूटिव जो होते हैं ना वो दो तरह के होते हैं, एक पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव होते हैं, ठीक है, पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव, दूसरे होते हैं परमानेंट। ठीक है, पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव होते हैं पीएम और उसकी मंत्रिपरिषद, ठीक है, प्रधानमंत्री एंड उसकी जो काउंसिल ऑफ मिनिस्ट्री है, ठीक है, काउंसिल ऑफ COM, ठीक है, काउंसिल ऑफ मिनिस्ट्री। ये क्या करते हैं, ये डिसीजन लेते हैं, पॉलिसी डिसीजन लेते हैं। लोकसभा में इनको सपोर्ट होता है तो ये पॉलिसी डिसीजन लेते हैं। और ये परमानेंट एग्जीक्यूटिव जो होते हैं ना, सिविल सर्वेंट्स को कहते हैं। तो ये सिविल सर्वेंट्स क्या करते हैं वो मैं आपको बताने वाला हूँ। दे टेक इंपॉर्टेंट पॉलिसी डिसीजन तो नहीं लेते हैं, ये तो हमने बता दिया कि पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव लेते हैं। दे इम्प्लीमेंट द मिनिस्टर्स ऑर्डर, बिल्कुल, जो मिनिस्टर्स हैं यानी कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर हैं उनके ऑर्डर को इम्प्लीमेंट करते हैं, बिल्कुल। दे सेटल द डिस्प्यूट, ये तो जुडिशरी का काम हो गया। ठीक है, एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेचर जो है वो जो है डिस्प्यूट को रिजोल्व नहीं करेंगे, नन ऑफ द अबव, ये भी गलत बात है। तो ये हमारा सही आंसर आ गया बी। अब मुझे लगता है कि आपको ये समझ में आया होगा। ठीक है, क्वेश्चन 8 की तरफ बढ़ते हैं। संसद क्या है, व्हाट इज पार्लियामेंट, क्या है संसद। ठीक है, हमें पता है कि एक इंस्टीट्यूशन हमारा लेजिस्लेचर है। ठीक है, लेजिस्लेचर, ठीक है, फिर से मैं लिखता हूँ, इसकी स्पेलिंग ठीक लिख देते हैं, लेजिस्लेचर। ठीक है, ये विधायिका कहा जाता है। ठीक है, लेजिस्लेचर के अंदर जो सेंटर में अगर देखें तो उसको पार्लियामेंट कह दिया जाता है, और स्टेट में देखें तो स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली कह दिया जाता है, विधानसभा। ठीक है, तो ये क्या करता है, लेजिस्लेचर का काम होता है कानून बनाना। ठीक है, तो ये भी एक इंस्टीट्यूशन है प्राइमरी इंस्टीट्यूशन के अंदर। तो ये क्या करता है, असेंबली ऑफ, ये क्या है, पार्लियामेंट, इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव एट नेशनल लेवल। क्या ये असेंबली है, बिल्कुल, अभी तो मैंने बताया कि ये असेंबली है। क्या इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव की नेशनल लेवल पर, स्टेट लेवल पर हमने बताया कि स्टेट लेजिस्लेटिव है, लेजिस्लेचर है, विधानसभा है। ए बॉडी कंसिस्ट ऑफ अपॉइंटेड मिनिस्टर, बिल्कुल नहीं, पार्लियामेंट के अंदर जो है अपॉइंटेड ही मिनिस्टर नहीं होते, इसके अलावा जितने भी MP होते हैं, चाहे वो रूलिंग पार्टी के, अपोजिशन के, सभी पार्टीज के जो एक पार्लियामेंट के अंदर वो लोग बैठते हैं।
ठीक है। तो ये सारे में वो आदमी जो है उसको सबको मिला के पार्लियामेंट कहा जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर केवल नियुक्त मंत्री काउंसिल ऑफ मिनिस्टर हो जाएगा, ठीक है। तो ये गलत है, तो नियुक्त मंत्रियों को काउंसिल मिनिस्टर कहते हैं। बॉडी कंप्राइजिंग जजेस नहीं, ये तो बॉडी कंप्राइजिंग जजेस तो ये तो जुडिशरी हो जाएगी। तो असेंबली ऑफ ओनली अपॉइंटेड मेंबर्स नहीं, यहाँ नियुक्त सदस्य ही नहीं है, केवल यहाँ पर निर्वाचित प्रतिनिधि है, ठीक है। तो ये विधानसभा ना समझ के इसको सभा समझे, ठीक है। तो ये राष्ट्रीय स्तर पर निर्वाचित प्रतिनिधियों की सभा है, ये हमारा सही आंसर हो गया, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। लोकसभा और राज्यसभा के अलावा कौन सा और एक घटक है जो कि संसद का गठन करता है? अपार्ट फ्रॉम लोकसभा एंड राज्यसभा हु एल्स कंस्टिट्यूट द पार्लियामेंट, ठीक है। हमारी जो पार्लियामेंट है, सेंट्रल लेवल पे जो लेजिस्लेचर है उसको हम पार्लियामेंट कहते हैं, ठीक है। ये विधायिका है, हम फिर से बता रहे हैं कि ये लॉ मेकिंग का काम करती है, ठीक है, ये कानून बनाती है, ठीक है। अब देखिए ये कहते हैं कि इस संसद के कौन कौन से पार्ट है, तो इस संसद के 3 पार्ट है, ध्यान रखेंगे हमेशा कि जो पार्लियामेंट है, ठीक है, पार्लियामेंट जो है उसके 3 पार्ट है। पहला है लोकसभा, दूसरा है राज्यसभा एंड द थर्ड वन इज प्रेसिडेंट, ठीक है। तो देखिए क्या है पार्लियामेंट, लॉ मेकिंग का काम करती है। तो इसमें एक विधेयक पास हो जाएगा तो उसको इसमें ही पास होना पड़ेगा। उसके बाद जब ये विधेयक दोनों सदनों में पास हो जाएगा तो प्रेसिडेंट के साइन होने बहुत जरूरी है। विदाउट प्रेसिडेंट साइन द पास्ड लॉ, जो भी लॉ पास किया गया है वो एक्चुअली में लॉ की फॉर्म नहीं लेगा अगर प्रेसिडेंट इस पे साइन ना करे। तो साइन करना बहुत जरूरी है, इसलिए पार्लियामेंट के ये तीनों पार्ट हैं, ठीक है, ये ध्यान रखेंगे। तो हमारा सही आंसर क्या हो गया? प्रेसिडेंट यानी कि राष्ट्रपति। नेक्स्ट क्वेश्चन इज धन विधेयक में राज्यसभा कब तक देरी कर सकती है, ठीक है। धन विधेयक में कितने दिन तक विधेयक जो है राज्यसभा उसको होल्ड कर सकती है, कितने दिन बाद उसको इसको वापस करना ही पड़ेगा। आई थिंक दिस क्वेश्चन इज आल्सो रिपीटेड वन, कोई बात नहीं, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोबारा आ गया, लेकिन थोड़ा चेंज होके आया है, वो थोड़ा बड़ा क्वेश्चन था। तो उसमें बजट की भी बात थी, बनी बिल हो या बजट हो, दोनों की बात करेंगे। तो यहाँ पर समझने की बात यह है कि लोकसभा जो होती है ना, उसके पास जो है राज्यसभा के मुकाबले में ज़्यादा जो है पावर है, किस मामले में? धन के बारे में, ये समझने की बात है। तो लोकसभा की पावर ज़्यादा है इन कंपैरिजन टू राज्यसभा। कोई भी मनी बिल अगर राज्यसभा में जो गया है लोकसभा से पास हो गया तो राज्यसभा हैज़ टू रिटर्न इट इन 14 डेज, ठीक है। वो इसको पास उसको जो है रोक नहीं सकती है, ठीक है, उसको रिजेक्ट नहीं कर सकती है। वो एडवाइस दे सकती है इसमें कुछ संशोधन का, लेकिन ये बाउंडिंग नहीं है लोकसभा के ऊपर, ठीक है। तो यहाँ पर लिमिटेड राइट है राज्यसभा के पास, ये समझने की बात है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। हु अपॉइंट्स द जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट एंड द हाई कोर्ट्स, तो कौन अपॉइंट करता है सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है, ठीक है। अब देखो यहाँ क्वेश्चन को थोड़ा सा कंप्रिहेंसिव बनाया गया है, सभी में प्रेसिडेंट दिया हुआ है, ठीक है, हमको ध्यान से पढ़ना पड़ेगा। राष्ट्रपति तो करता ही है अपॉइंटमेंट अकॉर्डिंग टू हिज ओन विशेज, ये गलत है। यहाँ किसी की विश नहीं चलती लोकतंत्र के अंदर, केवल जनता की विश चलती है, ठीक है। जनता की विश होती है, जिसको चुनते हैं वो प्रधानमंत्री बन जाता है, ठीक है। तो अपनी इच्छा से किसी को भी नहीं बना सकते, ये तो बिल्कुल ही एब्सर्ड हो गया, इसको हम काट देंगे। प्रेसिडेंट ऑन एडवाइस ऑफ पीएम, कुछ ठीक सा लग रहा है। प्रेसिडेंट ऑन एडवाइस ऑफ पीएम इन कंसल्टेशन विद चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, ये ठीक है। तो भारत में जो सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की जो नियुक्ति की जाती है वो भारत के मुख्य न्यायाधीश के परामर्श से पीएम की सलाह पर राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। तो ये हमारा सही आंसर हो गया, ठीक है। आई थिंक आपको क्वेश्चन जो है वो हेल्पफुल होंगे, ये बहुत अच्छे क्वेश्चन थे, ठीक है। ये हमेशा जो है एवरग्रीन है, ये क्वेश्चन जो है हर एग्जाम में ही पूछे जाते हैं, ठीक है। तो इसके अलावा 10 क्वेश्चन और मैंने डिजाइन किए हैं, वो अगली क्लास में आपको जरूर करवाएंगे। आपको कैसा लगा वीडियो जरूर बताइए, और कोई सजेशन भी दे सकते हैं, या कोई प्रॉब्लम है किसी भी क्वेश्चन के अंदर जो है कुछ मिस्टेक हो जाती है कभी कभी फ्लो में, तो आप बता सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में उसको जो है सोल्व कर लिया जाएगा। इसके अलावा आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है कि कंसिस्टेंसी जो है वो बना के रखनी है, ठीक है। मैंने आपसे कहा था कि पढ़ाकू बनिए, ठीक है। कि तो पढ़ाकू लोग, कैसी पढ़ाई आपकी चल रही है, क्या आपकी रेगुलर पढ़ाई चल रही है, ठीक है। आप जो उतना ही जोश जो है बना के रखे अपनी पढ़ाई के बारे में, ठीक है। बहुत सारी वैकेंसीज जो है अब जो है DSSSB में भी आने वाली हैं, ठीक है। बहुत सारे चीज़ें सर्कुलेट हो रही है एनवायरनमेंट में, सो बी रेडी, ठीक है। TGT की वैकेंसीज भी आएंगी, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपको वहाँ पर भी हेल्पफुल होंगी। वी आर हेयर टू गाइड यू एंड दैट आल्सो, ठीक है। हम आपकी हेल्प करेंगे वहाँ पर भी। अब देखिए यहाँ पर
बस आपको कंसिस्टेंसी क्यों बना के रखनी है कि अगर आप चलते रहेंगे तो कुछ तो सफ़र कटेगा ही। ठीक है। एक कहानी थोड़ी सी मैं बताता हूँ कि मैं काफ़ी दूर से ट्रैवल करता था। ठीक है। तो मैं क्या करता था कि मुझे मेरे जो स्टार्टिंग के लोकेशन से लेकर और इस लोकेशन तक की एक सिंगल कोई राइड मिल जाए तो मैं बहुत देर तक वेट करता रहता था। तो मुझे एक बुजुर्ग मिले, तो उसने कहा कि यहाँ से यहाँ तक का ना एक और अरेंजमेंट है, और उसके बाद यहाँ से यहाँ तक का काफ़ी एक और अरेंजमेंट है। ठीक है। तो मैंने कहा कि फिर मुझे कई गाड़ियाँ बदलनी पड़ेंगी। तो उसने कहा कि ये ट्रैवलिंग का तरीका फास्ट भी है, और आप देखिए कि अगर आपको 50 किलोमीटर या 70 किलोमीटर जाना है, ठीक है, तो आपका हाफ तो कवर हो ही गया है। तो जितना सफ़र काट सकते हैं उतना काटिए। तो आप चलते रहेंगे, तो आप तैयारी करते रहेंगे, तो जो आपको स्ट्रगल यहाँ तक पहुँचने की कर रहे हैं उसका कुछ पार्ट तो आप पहले करके रहेंगे। ठीक है। तो ये ज़रूरी है कि आप अपने टाइम को अभी वेस्ट ना करके अपने इस टाइम को अपना एसेट बना लीजिए। ठीक है। उस टाइम पे तो सभी पढ़ेंगे, लेकिन इस टाइम पे आप इसको एसेट बना लेंगे तो आपको चलते रहना है। ठीक है। चलते रहना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर पानी चलता रहता है तो वो आगे बढ़ता रहता है अपनी मंजिल, यानी कि समुद्र बनना है अपने नदी की से। एक जैसे एक नदी चलती रहती है अपनी गंतव्य की तरफ, वो समुद्र में जाके जो है अपना जो एक्चुअल उसकी डेस्टिनी है वहाँ पहुँच जाती है। तो आपको भी यहीं पे पहुँचना है, उतनी ही विशाल आपकी डेस्टिनी है जहाँ पर समुद्र है वहाँ पर आपको पहुँचना है। तो आपको चलते रहना होगा। इसके अलावा रास्ते में जब बाधाएं आती हैं आए, घिरे घिरे प्रलय की घोर घटाएं। ठीक है। तो इसलिए जितने भी बाधाएं आती रहे, तो ये देखिए पानी जो है रास्ता बना बना के यहाँ पे वैली बना देता है एक पहाड़ के बीच में काट काट के। और उसके अलावा रास्ते में जितने पत्थर होते हैं ना उनको भी जो है बिल्कुल गोल कर देता है, उनको बिल्कुल सॉफ्ट मुलायम कर देता है। तो पानी की तरह निर्मल बनिए, थोड़ा सा फ्लेक्सिबल भी बनिए। ठीक है। तैयारी के मामले में ठीक है, थोड़ा सा आपको एडजस्ट करके चलिए, अपना टाइम मैनेजमेंट अच्छा कीजिए। निश्चित आप मैं कहता हूँ कि आपको सफलता मिलेगी मिलेगी, क्योंकि यही चीज़ की ज़रूरत होती है। इसके अलावा कोई ऐसा कोई मिरेकल की आवश्यकता नहीं है। हार्ड वर्क, टाइम मैनेजमेंट, ठीक है, और रिवीजन। ठीक है। रिवीजन करेंगे, उसके साथ साथ क्वेश्चन जो है क्वेश्चनेयर भी आपको जरूर करने पड़ेंगे, क्योंकि फाइनली आपको एमसीक्यूज ही अटेम्प्ट करने हैं। और एमसीक्यूज में आपकी एबिलिटी डेवलप होनी चाहिए कि आप 4 ऑप्शन में से एक सही आंसर जो 100 पेज पढ़े हैं उन 100 पेजों से रिकॉल करें। तो रिकॉलिंग की हैबिट यहाँ से बनेगी। तो ज़रूर हमारी क्लास से भी जुड़े रहिए। नेक्स्ट क्लास जल्दी ही आएगी। अपना ध्यान रखिए। खुश रहिए। जय हिंद, जय भारत।